नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 14 सितंबर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं, जो देश के जाने माने नेता और किसान के पक्षधर हैं, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। हिंदी दिवस पर देश के सभी लोगों को और आपको भी सबको हार्दिक शुभकामना। जी धन्यवाद सर। सर आज हिंदी दिवस है और इस पे कुछ सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। तो पहला सवाल आता है सर कि संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के साथ ही पहले 15 वर्ष और फिर अनिश्चित काल तक अंग्रेजी को हिंदी के बराबर बिठा दिया गया है। यह व्यवस्था सर कब तक जारी रहेगी? देखो, जब देश आज़ाद हुआ जी, तो उस समय और आज़ादी के जो आंदोलन चल रहे थे उस समय महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जी, उन्होंने बार बार ये कहा था कि हिंदी ही इस देश की भाषा है, आम लोगों के जनभाषा संपर्क जोड़ने के लिए। जी, और वो भी हिंदी में ही प्रमुखता से लेख लिखना हो, कुछ हो तो अंग्रेजी में भी उनका निकलता था, अखबार सब उसमें लिखते थे। जी, लेकिन जिसको कहते हो सार्वजनिक काम, वो सार्वजनिक काम हिंदी में करते थे। जी, चाहे उनके साबरमती आश्रम हो, वर्धा हो, जहाँ कहीं भी लोग मिलने जाते थे तो बोलचाल में जी, वो हिंदी को ही चलाते थे। जी, ये अलग बात है कि उनकी हिंदी जो ये कठोर हिंदी नहीं थी, व्याकरण वाली हिंदी, संस्कृत वाली हिंदी, उनकी हिंदी लोक हिंदी थी, लोक भाषा। लोक भाषा वाली हिंदी होती है, उसमें व्याकरण के स्थान कम रहते हैं, न्यून। अच्छा जी, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर लोहिया ने भाषा एक किताब लिखी है। अच्छा, उसमें उन्होंने बताया है कि जो भी लोक भाषा है, देसी भाषा, जी, देसी भाषा, एक तो मान लो जिसको कहते हो क्षेत्रीय भाषा, तमिल, तेलुगु, ये बाकी हमारे हिंदी है, मैथिली है, बंगाली है, उड़िया है, कन्नड़ है, असमी है, ये सब। जी, 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 लेकिन इनके अंदर भी दो भाषा है, एक है साहित्यकारों की भाषा, एक है जनभाषा। जी, तो जो साहित्यकारों की भाषा है वो अलग ढंग से वो लिखते हैं, व्याकरण के हिसाब से या चाहे उनके जो हो। लेकिन जो लोक भाषा है, लोक भाषा, लोक भाषा में जब लोग आपस में चर्चा करते हैं जी, तो उनके ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं रहती, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती ज़्यादातर। जी, तो गांधी जी चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर संपर्क की भाषा, संपर्क जो हिंदुस्तान के पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सबके को जोड़ने की भाषा कौन रहे। तो उसमें उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी भाषा और संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी सबसे उत्कृष्ट है और सभी जगह कुछ न कुछ इसको बोलने वाले लोग अलग अलग मिल जाते हैं, समझने वाले, न बोलने वाले तो समझने वाले। जी, तो इसीलिए संविधान बना तो उसमें लिखा गया। लेकिन इस संविधान के आधार पर जो सरकार चलाने वाले थे उसके मुखिया पंडित नेहरू थे। और नेहरू अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी संस्कार, अंग्रेजी मानसिकता के वो थे। इसीलिए उनको डॉक्टर लोहिया ने कहा है, किताब में लिखा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतिम वायसराय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, ये उन्होंने उनके समय में कहा था, पब्लिक मीटिंग में कहते थे। अच्छा, कि पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने, वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, सो अंग्रेजी राज के अंतिम वायसराय थे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
अब इस पर लोग बहस करेंगे तो बहुत तथ्य उन्होंने दिया है अपने लेख में। जी तो उन्होंने जब ये संसदीय ये राजभाषा का जो प्रश्न आया जी तो उन्होंने इसमें त्रिभाषा फार्मूला दे दिया कि केंद्र से जो पत्र जाएगा वह अंग्रेजी में जाएगा, उसका हिंदी अनुवाद रहेगा और वो क्षेत्रीय भाषा भी रहेगा। अगर तमिलनाडु में जाएगा तो अंग्रेजी, हिंदी और तमिल ये तीनों जाएगा। जबकि होना चाहिए था कि हिंदी या तमिल जाते जी। हाँ, तमिल जाते जी, या कहीं भी जाता, दो ही भाषा रहता, दो भाषा, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा। तो हिंदी जाता, उसके साथ अनुवाद होकर के वहाँ की भाषा रहती, वो अपने भाषा में जवाब भेजते, तो फिर उसके साथ हिंदी लगा के भेजते। तो सोने करके इन्होंने त्रिभाषा फार्मूला दे दिया और उसमें कहा कि एक सीमा दे दिया कि इसके बाद ये जाएगा, जिसको कहते हो टालने की बात। जी। तो टालने की बात इसीलिए कि उन पर अंग्रेजी मानसिकता का दबाव था, क्योंकि बेलायती से पढ़े हुए लोग सब थे। सरदार पटेल रहते तब ऐसा नहीं होता। इस देश का दुर्भाग्य था कि आज़ादी लाए सभी देशी राज्यों को ये करने के बाद आज जिस आदमी को और 10 साल जिंदा रहना चाहिए था, जो असली भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला था, वो नहीं रहा। तो वहीं से ही बिगड़ गया। अब बिगड़ गया तो चलते चला आ रहा है, ढोते चले आ रहे हैं और देश ढो रहा है। उस समय अगर नेहरू चाहते तो उस समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दक्षिण के थे, वो हिंदी के प्रबल समर्थक थे। नेहरू उस समय अगर हिंदी को कर देते तो देश में कहीं विरोध नहीं होता, सभी जगह लोग स्वीकार कर लेते, आसान था। डॉक्टर लोहिया ने कहा वो आसान था, लेकिन बाद में ये सब भाषा वाली विवाद सब खड़ा हुआ, अपने राजनीतिक कारणों से खड़ा हुआ, तो इसीलिए विवाद खड़ा हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे देश में चेतना जागृति आ रही है और होगा। इसके लिए एक संसदीय राजभाषा समिति बनी थी जिसमें इस पर चर्चाएं होती थी और संसदीय राजभाषा समिति ने अपना 11वां प्रतिवेदन महामहिम राष्ट्रपति जी को अर्पित किए हैं, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में। गृह मंत्री जी ही उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो राजभाषा समिति के द्वारा अपने प्रतिवेदन दिए जाते हैं। अब आगे काम बढ़ा है, लेकिन इसमें एक बार ही निर्णय लेने की जो आवश्यकता है, तो अब देश के अंदर इतने प्रकार के विसंगतियाँ, इतने प्रकार के लोगों के क्षुद्र दृष्टि, क्षुद्र स्वार्थ वाले आ गए हैं राजनीति में, जो कठिनाई हो रही है। नहीं तो उस समय ये आसान था, जो देश चूक गया पंडित नेहरू की गलती के कारण, और उनके सोच जो मानसिकता थी, उनका अंग्रेजियत मानसिकता, और उस समय के जो नौकरशाही में जो लोग थे सब अंग्रेजी राज से आए थे। देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज न गया, लेकिन अंग्रेजी राज के जो संस्कृति वाले थे, कल्चर वाले, मानसिकता वाले, चरित्र वाले, वो तो वो रह गए। तो आपकी सरकार सर इसको कैसे आगे बढ़ा रही है? देखो, फिर कहता हूँ, अभी सरकार करती है तो करती है जो जनता, जो लोग हैं, लोग जब प्रबल बहुमत इस बात को के लिए तैयार हो, प्रबल, तो अब कई तरह के राजनीतिक विद्वेष और इस तरह की बात है जिसमें भाषा भी, लेकिन भारत सरकार का जो प्रभाव है, अब प्रधानमंत्री जाते हैं हिंदी में बोलते हैं, देश में विदेश में भी जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं। तो यही इसी तरीका से ना उसकी प्रतिष्ठा होगी, अपनी भाषा की प्रतिष्ठा। तो इससे लगता है कि सरकार इस दिशा में बढ़ रही है और हर मंत्रालय में हिंदी समिति है जिसमें देखते हैं करने का। लेकिन मेरे विचार से सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति रहते हुए भी
जे एक जो ये जिसको कहो न्यायपालिका और कार्यपालिका अफसर जो पढ़े हैं लोग, ये भी तो अंग्रेजी संस्कार वाले हैं, ये भी अंग्रेजी संस्कार वाले हैं। सर अगला सवाल है कि सरकार शिक्षा में जो है हिंदी और मातृभाषा को प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन सभी सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी जानना ही नहीं बल्कि इसमें पारंगत होना जरूरी है। ऐसे में माता पिता अपने बच्चों को हिंदी या अपनी मातृभाषा में क्यों पढ़ाएंगे? यहाँ एक छोटी सी नौकरी एमटीएस के लिए जाइए तो उसमें भी इंग्लिश में आपको पेपर देना देखो है। संविधान में जो अनुच्छेद 8 में जो जितनी भाषाओं को मान्यता है, और भारत सरकार ने ये संघ लोक सेवा आयोग तक कहा कि जो अपनी जिस भाषा में लिखना चाहे वो लिख सकता है, उसको कोई प्रतिबंध नहीं है। अंग्रेजी का एक पेपर, अंग्रेजी केवल अंग्रेजी का पेपर जो अनिवार्य है उसमें सब है, लेकिन बाकी जो विषय हैं उसमें वो किसी भाषा में, लेकिन वही तो सर आप स्थिर रहो ना, लिख सकते हैं जी। तो कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, गरीब के बेटा, तो उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को अपने समय में समाप्त किया था। कहा था पढ़े, पढ़ाई होगी पढ़े, लेकिन पास होना अनिवार्य नहीं है। अंग्रेजी में पास हो या फेल, लेकिन वो और सब विषय में पास है तो उसको मैट्रिक पास माना जाएगा, माना जाएगा। तो उसी तरह से हिंदुस्तान के अंदर इस दिशा में काम किया जा सकता है, लेकिन फिर बात आती है ना रुक करके, फिर बात रुक के आती है कि अंग्रेजी की अनिवार्यता इसलिए बरकरार है कि हिंदुस्तान के अंदर जो नौकरशाही से लेकर के और जो बड़े लोग हैं उन लोगों के कारण अंग्रेजी थोपा जा रहा है, इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े लोग हैं, पूंजी वाले, पैसा वाले, या जिसको कहो सामंतवादी लोग हैं, जो नहीं चाहते जो हिंदुस्तान के गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, साधारण लोग के बच्चे भी ऊंची नौकरी तक आ सके, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस या जज बन सके, या भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी केंद्र में या राज्यों में चीफ सेक्रेटरी बन सके, बड़े चीज़ों पर ओहदा पर जा सके, तो वो लोग उन लोगों की मानसिकता है कि उन इतने लोगों को अगर रोका जाएगा तो एक है अंग्रेजी भाषा, कि अंग्रेजी भाषा में गरीब का बच्चा कभी हमारे बच्चे के मुकाबले आएगा नहीं। और इसके पीछे है जो शिक्षा व्यवस्था दो तरह, एक सार्वजनिक शिक्षा और एक है निजी शिक्षा। तो जो निजी शिक्षण संस्थान है, उस निजी शिक्षण संस्थान को और जो सरकारी सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है, दोनों में एक कोर्स हो, एक पढ़ाई हो, और दोनों में एक ही कोर्स से एक ही तरह की पढ़ाई हो, और जब कहीं भी बैठे तो अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं रहे, अंग्रेजी भी एक विषय रहे, लेकिन उस अंग्रेजी में उनके लिए अनिवार्य नहीं रहे कि इसमें आपको पास होंगे तभी आप पास माने जाएंगे, और अगर इसमें फेल होंगे तो आप सभी विषय में पास हैं, लेकिन अंग्रेजी में फेल हो गए तो आप फेल हो गए। और एक है कि आप सभी विषय में, इतिहास का, भूगोल का, साहित्य, जितने विषय हैं, तो विषय का ज्ञान आपके पास में है, उसमें विशेषज्ञता है, और उसमें आप मेरिट में है। मेरिट माने आपको 99% नंबर है। अंग्रेजी में आप फेल हो गए तो आपकी वो सारी आपकी जो योग्यता है, वो सारी योग्यता पानी में डूब गई, केवल एक अंग्रेजी के कारण। तो यही पर आकर के अटका हुआ है। सरकार इसमें प्रयत्न कर रही है, तो इसमें करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग है, उसमें बदलना पड़ेगा। जो ये जुडिशियरी है, अब जुडिशियरी ने कहा है कि भाई फैसला होगा तो सब भाषा में होगा, नहीं, फैसला होगा सब भाषा में, इससे मतलब नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील बहस करने जाए, और सुप्रीम कोर्ट में वकील सुप्रीम कोर्ट में जब अंग्रेजी के अलावे किसी भाषा में बहस करे, और उस बहस की अनुमति जब मिलेगी तब उससे मतलब है। अभी मान लो 15 दिन तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में
कश्मीर में धारा 370 के हटाने वाला पर 15 दिन तक बहस हुए है, बड़े बड़े वकील ने बहस किया है। और हो गया कि ऑनलाइन है। ऑनलाइन होने से क्या मतलब, मान लो कहे कि बहुत प्रकार का भोजन बना हुआ है और सब खाने वाला है, वो सबके मुंह में पट्टी बांध दे, और नहीं तो सबका हाथ पीछे बांध दे और आगे पत्थर पर भोजन परस दिया, कहे अब खाओ। ऐसी ही मूर्खतापूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन बहस हो रहा है, मैं भी निकाल के सुनता था, और वो वकील सब जो बोलते थे, मैं भी कुछ ग्रेजुएशन तक तो अंग्रेजी पढ़ा था ना, मैं ही नहीं समझ पा रहा था कि क्या बहस कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के साधारण लोग तो नहीं समझ पाए ना कि 370 हटाना क्यों अनिवार्य था। और 370 जो हटाया गया, उस 370 को फिर से लागू करने वाले लोग चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, बहस कर रहे हैं किस बात का। तो सामान्य देश का जब लोग सुनता तो उसके अंदर एक चेतना बढ़ती कि अरे ये वकील है, इतना पढ़ा लिखा, आज इस तरफ बोल रहा है। तो ये इसलिए अंग्रेजी भाषा है कि हिंदुस्तान के जो साधारण लोग हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, गांव में रहने वाले हैं, ये 90% लोग नहीं समझ पावे कि राज का जो चलाया जा रहा है वो उसका मतलब क्या है, वो क्या कैसे चल रहा है। तो ये हो गया ना, एक तरफ से जिसको कहो कि ये बौद्धिक चोरी या बौद्धिक डकैती है। जब लोकतंत्र है तो जिसमें जनता सब बूझे उसी में न कहो। नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो सब समझता है ना जी। लाल किला से बोलते हैं, सब समझता है जी। पर जहाँ कहीं भाषण हिंदुस्तान विदेश में जाते हैं तो विदेश में तो जहाँ के लोग हैं उनकी अपनी भाषा है, लेकिन वहाँ भी हिंदुस्तानी सब जब आता है तो उसमें हिंदी में बोलते हैं ना जी। और भी राष्ट्र अन्य देशों के भी तो अपनी भाषाएं हैं। ये क्या कहते हैं, यूएन में जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं ना, लोग समझते हैं ना जी। तो असली चीज ये है, सरकार की प्रतिबद्धता है। अब ये सरकार ज्यादा प्रतिबद्ध है। और ये जिस समय डॉक्टर लोहिया जिंदा थे तो हम लोग नारा लगाते थे, गांधी लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, अंग्रेजी यहाँ से चला गया, अंग्रेजी को भी जाना है। हम 50 के बाद हम लोग आंदोलन करते थे, जेल जाते थे, लाठी खाते थे। भारत सरकार की प्रतिबद्धता है। असली बात है कि हिंदुस्तान के जो विश्वविद्यालय के अंदर जो नौजवान हैं या ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान के और गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वो सब एक बार संगठित होकर के करोड़ 2 करोड़, जैसे गांधी जी कहे थे ना, वैसे करोड़ 2 करोड़ कुछ शांतिपूर्ण ढंग से एक दिन 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के लिए शांतिपूर्ण ढंग से असहयोग आंदोलन करे, ऐसे कि जो जहाँ है वहाँ अपने गांव से निकल कर जाए और रास्ता न रोके, लेकिन सड़क के किनारे किनारे ऐसे बैठे जैसे वहाँ मणिपुर और मेघालय में आदमी सड़क के किनारे बैठे, तो वो सड़क के किनारे की पंक्ति दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के लाल किला तक चले आवे, इंडिया गेट तक तख्ती ले ले। हम लोकतंत्र में लोक भाषा चाहते हैं, लोकतंत्र में लोक भाषा चाहते हैं। संसद हमारा अधिकार दे, ये भी करना चाहिए। इसमें कोई सरकार का विरोध नहीं है, कुछ नहीं है जी। जिसको कहते हैं गांधी के देश में शांतिपूर्ण असहयोग सत्याग्रह, गांधी जो कराते थे जी। वो ये अंग्रेजी मोह तो मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो होगा समय लग रहा है, नई पीढ़ी के लोग निकल रहे। ये जो देसी भाषा में प्राथमिक विद्यालय तक पढ़ाई शुरू हुई है ना जी, तो वो जो पढ़ते आएगा तो वो विश्वविद्यालय तक आएगा तो समय नहीं लगेगा जी आए।
जो प्राथमिक विद्यालय में अभी देसी भाषा में पढ़ रहा है जी। वही जब आएगा तो मिडिल स्कूल में भी उसी भाषा में पढ़ेगा। वही जब आगे आएगा तो हाई स्कूल में उसी भाषा में पढ़ेगा। और वही जब आएगा तो विश्वविद्यालय में उसी भाषा में पढ़ेगा। और जब वो विश्वविद्यालय से उसी भाषा में पढ़ के निकलेगा तो हिंदुस्तान का सब कुछ उसकी भाषा में हो जाएगा। लेकिन इसमें वक्त लगेगा। सबकी शिक्षा, राजा पुत्र निर्धन संतान, सबकी शिक्षा एक समान। बड़े बाप के बेटा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बेटा, उनके चपरासी का बेटा और गांव के एक हल चलाने वाला का बेटा, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में चौका बर्तन करने वाली का बेटा भी एक ही स्कूल में एक साथ बैठ करके एक ही विद्यालय के छत के अंदर बैठ के पढ़े, तब असली भारत आए। सर, चाहे कारण राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक, हिंदी को अक्सर भारतीय भाषाओं की शत्रु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सरकार इस गलतफहमी को दूर करने के लिए क्या कर रही है? देखो, कहीं हिंदी को शत्रु के रूप में कुछ राज्यों को छोड़ के उनके अपने राजनीतिक कारण है, नहीं तो कहीं हिंदी का विरोध नहीं है। पूर्वोत्तर में किसी जगह हिंदी का विरोध नहीं है, देश भर में कहीं नहीं है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। हिंदी जैसे कि इंग्लिश को लाने के लिए सब तैयार रहते हैं, लेकिन हिंदी को नहीं। सबकी बात क्यों करते हो? कहीं विरोध नहीं है। सिवा दक्षिण के एक राज्य, और वो एक राज्य है तमिलनाडु। नहीं तो केरल में भी नहीं है। केरल में भी अच्छी तरीके से हिंदी पढ़ रहे हैं लोग, कर्नाटक में हिंदी पढ़ रहे हैं लोग, कोई विरोध नहीं है। अकेला एक तमिलनाडु में इसका विरोध होते रहा है, वो पॉलिटिकल कारण है और कोई कारण नहीं, उनका पॉलिटिकल कारण है। नहीं तो बाकी हिंदुस्तान के अंदर में सबको हम तो कहते हैं हिंदी नहीं, हम कहते हैं देसी लोक भाषा। तमिलनाडु में बच्चे की पढ़ाई तमिल में करो, अंग्रेजी नहीं करो, तमिल में करो, कन्नड़ में करो, उड़िया में करो, बंगला में करो, असमी में करो, जो जहाँ की जो भाषा है, पंजाबी में करो, जहाँ की जो भाषा है अपनी भाषा में ही प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक कक्षा तक अपनी ही भाषा में अपने बच्चे को पढ़ाओ तो उनके विषय की ज्ञान का मूल्यांकन हो, न कि अंग्रेजी भाषा में उनकी विद्वता का मूल्यांकन हो। ज्ञान का जी। अगर मान लो उसके पास में ज्ञान है, विज्ञान है, और तमिल भाषा का, तमिल का कन्नड़ का है, और कन्नड़ में तमिल में उसको बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, बहुत वैज्ञानिक है, उसके पास में अच्छा डॉक्टर है, तो उसका मूल्यांकन होना चाहिए। ये नहीं मूल्यांकन हो कि अंग्रेजी भाषा इसको कितनी आती है। यही अंग्रेजी भाषा में जब योग्यता का मूल्यांकन है, इसको जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक हिंदुस्तान के करोड़ों निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, गरीब हैं, उनके बच्चों का भाग्य तब तक के लिए उनके भाग्य पर ताला लगा रहेगा। और ये ताला खुलेगा कौन? तो चाबी उन्हीं के हाथ में। ये सरकार के हाथ में नहीं है, उन्हीं के हाथ। उनके हाथ मतलब उनके जितने लीडर हैं, जाति के लीडर, जात के नाम पर लीडरी करने वाले, वे अपने जात के लोग, अपने जात के नेता जो राजनीति करते हैं, उनको चारों तरफ से घर पर घेर के बैठ जाए कि हमारा चलिए देश में देसी भाषा, सबकी शिक्षा एक समान, इसके लिए बोलो, इसके लिए मोदी से लड़ो, इसके लिए मोदी का खिलाफ करो। अगर वो कहे जिस दिन ये सब जो जितना इंडिया फिंडिया बन रहा है, सो मोदी को कहे कि चले देश में देसी भाषा, सबकी शिक्षा एक समान, न्यूनतम और अधिकतम आय पर की सीमा हो निर्धारित, बोले ना वो। आ नहीं मोदी करे तो मोदी के खिलाफ करे, आ वो सब बोले, आ चुटकी बजा के मोदी कर दे, तो सब जानता है कि नहीं बोलो, नहीं तो बोलोगे तो चुटकी बजा के मोदी कर देगा, तो और हम कहीं के नहीं रहेंगे। नहीं समझे? सरकार बहुत मजबूती से, दृढ़ता के साथ, दीर्घकालीन नीति है ये। डॉक्टर लोहिया ने कहा 5000 बरस का रोग है, वो 10-5 बरस में इलाज नहीं होगा, इसके इलाज के लिए भी 150 बरस लगेंगे। इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलो धन्यवाद। फिर हिंदी दिवस के अवसर पर देश के सभी लोगों को धन्यवाद, और सभी लोग हिंदी दिवस के अवसर पर संकल्प ले कि गांधी लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, अंग्रेज यहाँ से चला गया, अंग्रेजी को भी जाना है।